हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत इजी चैप्टर है मैकेनिक्स का। और अगर आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से क्वेश्चंस का लगाओगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये। अब न्यूटन के हमारे 3 लॉज है तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, और इफ इट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्या मतलब है इसका? देखो मतलब समझाती हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा। कब तक? जब तक हम बाहर से कोई उस पर फोर्स ना लगाए, उसको फोर्स लगा के रोके नहीं, तब तक वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब ये इनर्शिया क्या चीज़ होती है? इनर्शिया होता है रेसिस्टेंस टू चेंज। मतलब जैसे अगर आप सो जाते हो तो आपका सोने का ही मन करता है, अगर आप उठ जाते हो तो फिर सोने का मन नहीं करता। अगर एक बार पढ़ने लगते हैं हम तो हमारा पढ़ने का ही मन करता है। मतलब जो काम करते हैं तो उसी का ही मन करता है। तो हमारा क्या है? इनर्शिया आ जाती है हमें, मतलब रेसिस्टेंस टू चेंज। वो चेंज नहीं चाहती हमारे अंदर, तो हम क्या करते हैं, कोई अपने अंदर से फोर्स लगाते हैं, उस इनर्शिया को ब्रेक करते हैं, फिर वो काम करता है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता हमारा, तो हमें कौन रोक रहा होता है? ये इनर्शिया हमें रोक रही होती है। ये इनर्शिया है जो हमें हमारी जो पोजीशन है उसको चेंज करने से रोक रही होती है। तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है, मम्मी के थप्पड़, मम्मी के ताने, पापा के ताने, तो एक्सटर्नल फोर्स आती है, फिर हमारा क्या होता है? इनर्शिया ब्रेक होती है और हमारा पढ़ने का मन करता है। तो ये इनर्शिया ही होती है जो हमारे स्टेट, जो जिस स्टेट में हम बैठे हैं उसको रोकने से हमें क्या करती है? रेसिस्ट करती है। अब हमारे पास क्या है? फोर्स रिक्वायर होती है किस किस के लिए? अगर हमारे कोई चीज़ रेस्ट पे, उसको मोशन में लाने के लिए, और अगर कुछ मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए। अगर कोई किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट मतलब रेस्ट या फिर मोशन की जो पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रही होती है। और अगर हमें सेम मोशन रखना होता है, मतलब हमें अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रखनी है, अगर मोशन में तो मोशन में रखनी है, तो कोई फोर्स रिक्वायर नहीं होती। कि फोर्स कब चाहिए होती है? इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए। और अगर हमें सेम स्टेट रखनी है, स्टेट नहीं चेंज करनी है, तो ऑब्वियसली हमें कोई फोर्स रिक्वायर नहीं होती है। तो ये फर्स्ट लॉ था, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया याद रखना क्या होता है? रेसिस्टेंस टू चेंज। जो हमारी भी स्टेट होती है कोई भी, उसको चेंज नहीं होने देती है इनर्शिया। अब आते हैं हमारे सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या करता है? फोर्स की डेफिनेशन देता है। तो क्या डेफिनेशन देता है? फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज़ होती है? मोमेंटम को हम अपने पी से डिनोट करते हैं। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी हमारा क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp अपॉन में dt, रेट ऑफ चेंज। कभी भी ये वर्ड रेट आए ना, इसका मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। तो dp अपॉन में dt या फिर डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t, इसको क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। तो रेट का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड कर दो, रेट बन जाएगी वो चीज़। तो मोमेंटम को जब टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या देते हैं? हमें फोर्स देती है। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। और अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूँ तो वो क्या होती है? डाइन होती है। और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन के लिए कभी कभी आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूला बताया मैंने मोमेंटम अपॉन में टाइम फोर्स का, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब आपने बहुत जगह ये F = m देखा होगा, तो ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। कैसे वो अभी समझाऊंगी, तो बस याद रखना यूनिवर्सल फॉर्मूला वो है। अब इसी फॉर्मूले से मैं आपको F m में डेराइव करके दिखाती हूँ। हमें पता भी बताया मैंने मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, dp अपॉन में dt = dmv अपॉन में dt, तो dp अपॉन में dt आ गया। यहाँ पे मास क्या है हमारा? हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि जो मास है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, इसलिए वो मैंने बाहर निकाल ली। तो अगर मैं मोमेंटम का डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो क्या मुझे मिलता है? फोर्स। अभी बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। एंड अगर मैं वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। लास्ट चैप्टर में हमें पढ़ा था। तो क्या फॉर्मूला आ गया? F = m। अब ये फॉर्मूला यूनिवर्सल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना, इस फॉर्मूले में हमने क्या किया? अजम्पशन लगाया, अज्यूम किया है कि जो हमारा मास है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अजम्पशन बेस्ड फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। जहाँ पे ये अजम्पशन हट गया, जहाँ पे मास हमारा वेरिएबल हो गया, वहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। एंड याद रखना, कहीं भी अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। क्योंकि कभी भी एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 होगी, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो हमारी क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट। अब आते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन मोमेंटम। फोर्स को मैंने कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। वो रेट थी, और ये क्या है? खाली चेंज है। तो उसके नीचे हमने रेट में मैंने आपको बोलता टाइम से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या है? हम टाइम से कोई डिवीजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स हमारी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
अब फोर्स मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, एंड अगर इसको मैं उधर साइड मल्टीप्लाई करूँ फोर्स के साथ तो मेरा क्या बन गया, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, एंड ये डेल्टा पी अभी मैंने आपको बताया क्या था, ये इम्पल्स, तो इम्पल्स का एक और फॉर्मूला मिल गया फोर्स की टर्म्स में, एफ डेल्टा टी। तो एफ डेल्टा टी मेरा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाती है, इम्पल्स मिल जाती है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत बार आते हैं कि एक बॉल है, उसको मैंने फेंका एक एंगल के ऊपर, वो दीवार से जाके टकराई और वापस उसी सेम स्पीड से वापस आ गई, रिटर्न हो गई है। कितनी स्पीड से, सेम स्पीड से जिससे फेंका था उसी से रिटर्न हुई है। एंगल थीटा, अगर बाहर वाला थीटा है और अंदर वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल क्या है ये 90 है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें निकालने को आता है कि इम्पल्स निकालो। तो इम्पल्स देखो कैसे, आप इजी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर बाहर वाला एंगल आपको गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2mv साइन थीटा, और अगर अंदर वाला एंगल आपको गिवन हो तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2mv कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अंदर वाले में 2mv कोस थीटा, बाहर वाले में 2mv साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड इम्पल्स एट टाइम इंटरवल, आपको ये टाइम इंटरवल गिवन है, फोर्स गिवन है और इम्पल्स बोला है। अब इम्पल्स के लिए मैंने अभी बताया क्या करना था, आपको फोर्स का इंटीग्रेशन करना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिमिट जो भी आपको गिवन है। तो ये हम क्या करेंगे, 1 से 2 तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, 3t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2t का, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। अब इंटीग्रेशन आपको बेसिक्स में जाके सीख लेना एक बार, ठीक है। और ये मेरा आके आ गया ये। तो अब इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये आपने इंटीग्रेट किया, इसको इससे कट करना है, इसको इससे कट करना, और टाइम वैल्यू की ये जो लिमिट्स गिवन है इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आया? कभी भी इस तरीके से फोर्स दे के आपको इम्पल्स पूछे तो आपको सिंपल क्या कर देना है, उसका इंटीग्रेशन कर देना है। अगर आपको फोर्स और टाइम के बीच में एक ग्राफ दे दे और बोल दे कि इम्पल्स निकालो, तो क्या करोगे आप, एरिया निकाल दो एफ टी कर्व का। अगर एफ टी कर्व का एरिया निकाला तो वो क्या देता है, इम्पल्स। तो याद रखना कैसे, मैंने अभी आपको, अब जब हमने 1D पढ़ा था तो आपको बताया था कि कभी भी जो चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई होता है उसका क्या है, एरिया। अगर ये एफ और टी डिवाइड होता तो हमारा क्या निकलता, स्लोप, बट हमारे इम्पल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एरिया निकालें। तो रटने की नीड नहीं है, फॉर्मूला याद करो, उससे आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स इन पेयर। ये तो बहुत फेमस लॉ है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि अगर तुमने किसी चीज़ को धक्का दिया, इस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, तो ये ऑब्जेक्ट उल्टा आपको इस तरीके से वापस से धक्का देगा। अगर टीचर आपको चाटा मारती है तो जो आपका ये चीक है ये वापस से टीचर के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करता है। अगर आपके यहाँ रेड हो रहा है तो टीचर के जो हैंड है वो भी रेड हो जाते हैं। तो क्या है वो, एक्शन और रिएक्शन का पेयर है। तो ये चीज़ याद रख, एक्शन और रिएक्शन का पेयर होता है, जो भी एक्शन लगता है उसके ऑपोजिट रिएक्शन लगता ही लगता है। अगर आपको दीवार को धक्का दोगे तो दीवार भी आपको धक्का दे रही होती है, तो वही क्या होता है, एक्शन रिएक्शन का पेयर। तो यही हमारा थर्ड लॉ। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपको एक्स गिवन है, मास गिवन है, बोला है फोर्स निकालो 2 सेकेंड पे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो अभी बताया था, अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन कर करके हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, 60 स्क्वायर प्लस 80 प्लस 3, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। और अगर फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। और टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो देर 2 सेकेंड की वैल्यू पुट करूँगी तो ये हमारा आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। मास हमें गिवन ही है 2 kg, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 64 न्यूटन। यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, मोमेंटम गिवन इस तरीके से, और हमें क्या पूछा, फोर्स पूछी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो हम क्या करते थे, अभी बताया फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या देता है, फोर्स देता है। तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो एक बार डिफरेंशिएशन बोला था मैंने आपके लिए कि पूरे फिजिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएशन सीख आना। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने मोमेंटम का, तो ये आ गई फोर्स, बट हमें टाइम क्या है 1 सेकेंड। तो सबका जो टाइम की वैल्यू अगर मैं उसको 1 सेकेंड रखूँ तो देखो हमारे पास क्या आंसर आया, ये आंसर आया -7 न्यूटन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, पूछा टाइम बता दो जब फोर्स 0 हो जाएगी। फोर्स 0 का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये तो सेम 1D वाले क्वेश्चन हमने जो किए हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, फोर्स निकालने मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। इसका कैसे करूँगी, डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब इसको 0 करना है क्योंकि फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन भी 0, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अपना
टाइम निकाल लूँगी तो 12t इज इक्वल टू 3, तो t इज इक्वल टू 3/12, तो आंसर कितना आ गया 1/4 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन है, एक बॉडी मूव करिए विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, अब बोला फोर्स निकालो। अभी बताया, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या है, फोर्स 0। ये क्वेश्चन है, अभी इन्होंने पूछा है कि बताओ चार ऑप्शंस में से कौन सा ठीक है। 3 फोर्सेज है, F1, F2, F3 इस ओरिएंटेशन में लग रही हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट होती है इसमें, क्योंकि ये क्या है हमारे वेक्टर में जब आपने पढ़ा होगा तो उस तरीके से पढ़ा होगा कि जब तीनों वेक्टर्स इस तरीके से अलाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसमें इम्पल्स पूछिए क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। समझ आया 2 सेकंड पे, तो इस तरीके से इसको कर लेना। अब देखो इन्होंने ग्राफ गिवन है F और T के बीच में, और क्या पूछा है, इम्पल्स पूछा। तो मैंने बताया था क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस का ध्यान रखना। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाले, हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 10, तो क्या आंसर आया 25 प्लस का। और अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 इंटू 10, कितना आंसर आया 50 पर माइनस का। तो ये हमारे इम्पल्स क्या होगी -50 प्लस 25, तो आंसर क्या आ गया -25। तो ये हमारा आंसर आ गया। बस ये प्लस माइनस का ध्यान रखना क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मास 3 kg है, एक बॉल है जिसको हमने फेंका है इस साइड 3 मीटर पर सेकेंड से, दीवार से टकराकर वापस वो लौट कर आ गई 3 मीटर पर सेकेंड से ही। अब इन्होंने बोला इम्पल्स निकालो। अब इम्पल्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या है। अगर इसका सीधा सीधा फॉर्मूला मैं अगर आपको बता दूं, ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करोगे तो कैसे करोगे, पी इनिशियल कितना है mv। अब याद रखना ये मोमेंटम जो हमारा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इम्पल्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर बॉल इस साइड जा रही है तो प्लस में है, वापस आ रही है तो क्या होगी माइनस में। तो ये चीज़ें याद रखना। तो mv क्या है हमारी, यहाँ पे इनिशियल है, ये क्या होगी -mv हो गई हमारे पास, ठीक है। तो फाइनल क्या हुआ हमारे पास -mv, और वो भी क्या हुआ -mv, तो आंसर क्या आ गया -2mv। तो देखो फॉर्मूले में अब वैल्यूज पुट कर दो, सीधा सीधा -2mv कर सकते थे अगर आपको पता है, बट मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि 2mv कैसे आ गया। बच्चे इसका आंसर क्या करते हैं 0 मार्क कर देते कि एक साइड गया mv -mv, तो आंसर क्या आ गया 0। नहीं, हमें प्लस माइनस भी तो पुट करना होता है। तो मास हमारा कितना आ गया 2 kg एंड वेलोसिटी हमारी कितनी है 3। कल हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फोर्स पूछते हैं इसमें, जब टाइम लिमिट क्या है, जब हमारा जो कांटेक्ट हुआ है बॉल के साथ 0.01 सेकंड का हुआ है। तो हमने ये बताया था इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, उसका इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स पूछिए तो मैं क्या कर दूंगी, इम्पल्स अपॉन में टाइम। तो इम्पल्स मेरी निकल के आ चुकी है, उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगी। अब आप बोलोगे इम्पल्स मोमेंटम इनकी यूनिट्स, तो इनकी यूनिट्स खुद से निकालना सीखो ना। इम्पल्स क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या है न्यूटन, और ये है सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड अगर मैं बोलूँ तो इम्पल्स की ये यूनिट हो सकती है। इस तरीके से मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना होता है kg में होता है, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये हमारा मोमेंटम की यूनिट होगी। तो इस तरीके से यूनिट तो आप खुद भी निकाल सकते हो तुम। अब ये क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन तो बताया था, ये अगर एंगल गिवन है तो 2mv sin 30 पुट करके आंसर निकाल दोगे। मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। सिमिलर क्वेश्चन यही है, अगर अंदर का गिवन होता तो तुम क्या करते 2mv cos ऑफ थीटा रख देते। तो ये बिल्कुल ही बेसिक था एनएलएम का, जिसमें आपको इम्पल्स मोमेंटम फोर्स ये सब निकालना सीखना है। याद रखना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा फोर्स होता है, एंड सिर्फ चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। चेंज इन मोमेंटम हम कोई टाइम से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये अच्छे से याद रखना है, इस चैप्टर को अब अच्छे से पढ़ना, सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगाना। तो जो अभी कराया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बाकी सब तो ईजी है इसमें। इसके जो प्रीवियस ईयर है वो भी एक बार लगा लेना, वो सब सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो उसको भी एक बार लगा लेना। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।